substance which takes part in a chemical reaction। मतलब एटम्स क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको अपन एटम कहते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में, उसको अपन एटम कहते हैं। एटम है, हाउ बिग आर एटम्स, तो एटम की साइज है ना, एटम जो साइज होती है दैट इज वेरी स्मॉल, cannot be seen by naked eyes। नेक्ड आइस, मतलब आप नेक्ड आइस से इसको देख सकते हैं। ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एटम की साइज कितनी होती है, एटम्स की साइज नैनोमीटर में काउंट होती है, और साइज केवल आपको इतना सा इम्पोर्टेंट है वो याद रखना चाहिए कि बहुत छोटा होता है और इतना छोटा होता है कि आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आपको दूसरे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या उनकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप इनको डायरेक्ट से नहीं देख सकते हैं। एटम जो है उसकी डेफिनेशन तुमको बता दी। अगला तो है सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ एटम। देखो सिंबल क्या होता है, स्मॉलेस्ट अबरवेशंस, यहाँ सबसे छोटी अबरवेशंस होती है जो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। स्मॉलेस्ट अबरवेशंस that represent an element, that represent an element, that is called a symbol। उसको आप सिंबल कहते हैं। सबसे छोटा अबरवेशन जो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो उसको अपन सिंबल कहते हैं। जैसे अगर आपको एलिमेंट लिखते हैं हाइड्रोजन, अगर आप शब्द के हाइड्रोजन लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, या केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उनका नाम लिखते हैं तो आपको स्पेस और उसमें थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, तो आपको प्रॉपर कन्वीनियंस होगा और शॉर्ट टर्म में आप इसको लिख पाए तो उसको आप लिख सकते हैं, उसी को आप सिंबल कहते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होगा H2, तो ये सिंबल है ना। तो H एक एटम का सिंबल और H2 मॉलिक्यूल का सिंबल है। तो हाइड्रोजन का ये H जो हो गया वो एटम का सिंबल हो गया, और H2 किसका सिंबल हो गया, मॉलिक्यूल का। तो इनको आप अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे, जहाँ पे भी H लिखा हुआ है इट इज वो किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। H2 लिखा हुआ है तो वो क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल से। तो ये छोटा सा छोटा अबरवेशन है, छोटा सा सिंबल है, और ये सिंबल पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो इसको अपन जैसे बुक में दे रखा है फिगर 3.3, देखो सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट इज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल सबसे पहले किसे दिए थे, सिंबल को सबसे रिप्रेजेंट करने का काम सबसे पहले डाल्टन ने किया था, और उसने जो सिंबल्स दिए थे वो आज की तारीख में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखे हैं, केवल आप उसको नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है। जो सिंबल्स बर्जिलियस ने दिए वो सिंबल्स आज की तारीख में वैलिड है। जो फिगर 3.3 है उसको कुछ एलिमेंट के सिंबल दे रखे हैं प्रोटॉन के, वो देख सकते हो। हाइड्रोजन है तो एक सर्कल है, सर्कल के बीच में डॉट है। कार्बन है, सर्कल है, सर्कल के बीच में ब्लैक कलर का रखा है। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको बता रखा है कि सबसे पहले सिंबल का काम किसने किया था, डाल्टन ने, और उसने कुछ सिंबल्स दिए थे, पर वो अप्रोप्रिएट नहीं है और उसको अपन छोड़ देते हैं। जो अब जो संस्था जिनको सिंबल्स देती है उसको कहते हैं अपन IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो होती है वो सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, बनाती है। मतलब आपको अगर किसी एलिमेंट की डिस्कवरी करते हैं तो सिंबल को देने का काम IUPAC करती है, कि आपको सिंबल देती है कि एलिमेंट का सिंबल ये होगा। ठीक है, तो सिंबल्स जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो कुछ सिंबल्स जो है वो केवल नाम के फर्स्ट लेटर से, सिंबल्स के कुछ रूल्स है, जैसे कुछ एलिमेंट्स है तो कुछ एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को ही आप सिंबल मानते हैं। और एक के लेटर में अगर दो से अधिक एलिमेंट आ जाते हैं तो फिर कर सकते हैं। जैसे कार्बन और कैल्शियम में फर्स्ट लेटर कार्बन में भी सी है और कैल्शियम में भी सी है, तो जो फर्स्ट में आ रहा है उसको तो कार्बन है तो उसको तो सी रखेंगे, पर कैल्शियम में एक लेटर और इंक्लूड कर देंगे, है ना। या फिर अगर ज्यादा
लेटिन, कुछ सिंबल्स आपको लेटिन नाम से दिए गए हैं जो उस एलिमेंट का लेटिन नेम है, उसके आधार पे भी आपको सिंबल दिए गए हैं। सिंबल आपको जैसे फर्स्ट एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 और इसका सिंबल क्या है H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और He। ऐसे आपको 30 तक एलिमेंट्स के जो आपकी टेबल 3.1 दे रखी है बुक में, 3.1 टेबल, उस टेबल को आपको पूरा याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। फर्स्ट ये है हाइड्रोजन हीलियम हो गए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सिंपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये से दिए गए कुछ सिंबल्स आपको लेटिन नाम से दिए गए, जैसे ये नेटियम, नेटियम इसका लेटिन नेम है और लेटिन वर्ड है और लेटिन वर्ड से ही इसका सिंबल दिया गया है। बाकी का तो आपके नाम से, जैसे कार्बन का सी है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है ना, और जैसे कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम का सी एल आ जाएगा क्योंकि वो दूसरी बार आ रहा है ना। तो इस प्रकार से कुछ और जो है ना, जैसे सिल्वर है तो अर्जेंटम, ये भी लेटिन वर्ड है। एयू है गोल्ड का आरम, ये भी लेटिन वर्ड है। तो कुछ कुछ लेटिन वर्ड से दिए गए और कुछ बाकी सिंपल नाम से दिए गए। आपको कम से कम 30 तक यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपल याद होने चाहिए। उसके अलावा कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट जो मेटल है उनके सिंबल भी आने चाहिए, जैसे जिंक का कॉपर है तो कॉपर का सीयू होता है, जिंक है तो जिंक होता है जेड है ना, आयरन है Fe। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी मेटल्स को जानते हैं उन सभी मेटल्स का सिंबल भी आपको आना चाहिए। तो सारे सिंबल्स आपको याद रखने, क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे या कहीं पे आप शॉर्ट में किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपके सिंबल बहुत काम आएगा और ये सिंबल आपको शॉर्ट वे में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सही है। जैसे फास्फोरस से आप स्प्रिंग लिखेंगे तो बहुत वही हो जाएगी, पर अगर आप पी लिखते हैं तो पी आल्सो रिप्रेजेंट फास्फोरस। पर अगर आप ई कहीं पे लिख देंगे तो सामने वाला इस सिंबल को देख के समझ सकता है किसका सिंबल है फास्फोरस का। तो ये आपको बहुत ज्यादा सिंपल कर देता है केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए। अगर आप ये चीज पढ़े, एक एटम का जो मास होता है उसको अपन एटॉमिक मास जनरली कहते हैं। एटॉमिक मास इज जनरली मेजर्ड इन एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो जो एटम होता है उसका जो मास होता है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट को स्टैंडर्ड एक मान रखा है और वो कैलकुलेट कहाँ गया है, जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू आपने ऑब्टेन की है एक एएमयू की, वो कहाँ से ऑब्टेन की है, कार्बन 12 आइसोटोप से। इट मींस द वन एएमयू की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप का एक एटम का 1/12वां भाग या 1/12 जो होता है, एक एटम का मास निकाल दो कार्बन 12 आइसोटोप के वन एटम का मास और उसका 1/12वां भाग। अब आप दूसरे एटम का मास इसके अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, तो द मास ऑफ एनी एटम जो होता है
वो इस कार्बन 12 आइसोटोप के मास का कितना गुना है, उतने गुने से आप उतना AMU होगा वो मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का मास आप इसके कंपेयर में निकाल सकते हैं। तो 112, तो जैसे आप मैग्नीशियम है अगर कंपेयर करते हैं तो मैग्नीशियम का मास इस C12 आइसोटोप के एक एटम के मास का दुगुना है। तो कार्बन 12 का आइसोटोप का मास कितना होता है 12, तो इसका कितना होगा 24 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। तो एटॉमिक मास टू यूनिट में आप C12 आइसोटोप का 1/12 भाग निकाल दें और उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे एटम का मास निकाल सकते हैं। तो इसको अपन एटॉमिक मास कहते हैं। पहले जो है कार्बन 12 के आइसोटोप से पहले अपन ने इसको यूज किया था, जिस स्टैंडर्ड को आपने यूज किया वो ऑक्सीजन थी। कार्बन 12 आइसोटोप से पहले अपन किस स्टैंडर्ड को यूज करते थे, ऑक्सीजन को, पर वो चूंकि अप्रोप्रिएट नहीं थी तो उसको अपन ने छोड़ दिया और अपन कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड मानते हैं अब, और उसी के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे आगे आ जाओ। एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, आपको एटॉमिक मास दे रखा है। एटॉमिक मास आप जनरल वे में तो ऐसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास आप जनरली, अगर आप ऐसा जानते हैं कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास, तो जनरल वे में इट आर डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। जो आपका एटॉमिक नंबर है उसका जनरली ये डबल होते हैं, ऐसा नहीं सभी के अंदर डबल होते हैं, पर जनरली ये डबल होते हैं। जिनमें डबल नहीं होते हैं उनको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में आप डबल नहीं करते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर भी 1 है। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर अपन 11 मानते हैं, पर यहाँ पे आप 22 23 मानते हैं इसका, है ना। और क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका अपन मानते हैं 35.5। इसके अलावा भी और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली डबल नहीं होता है, पर जिनके अंदर एग्जैक्टली डबल नहीं होगा, अगर वो आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो वो आपको एटॉमिक मास देंगे साथ में कि ये इसका एटॉमिक मास है और उसके आधार पे आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें। बाकी 20 है वहां तक जो है तो वहां तो आप जनरली एटॉमिक नंबर को डबल कर सकते हैं। और अगर आपको एटॉमिक मास नहीं दिया गया है, उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो एटॉमिक नंबर का आप डबल करके सम करके मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं और वो करेक्ट आएगा। इन 3 एक्सेप्शंस को अलग से आपको देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का 1 का 1 ही रखना है, सोडियम का 11 का 22 ना होकर 23 है, क्लोरीन का 17 से 34 ना होकर 35.5 होता है। इनको अपन जनरल मानते हैं और बाकी का जनरली अपन डबल मान सकते हैं। कुछ आपकी टेबल 3.2 में दे रखा है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका डबल 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका डबल एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और उसका एटॉमिक मास है उसका डबल 16, सोडियम का 11 होता है, वो एक्सेप्शन है तो 23 होता है उसका, मैग्नीशियम का 12 उसका एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास होता है 32, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका एटॉमिक मास होता है 35.5, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है और उसका एटॉमिक मास है 40। ठीक है, तो जनरली आप एटॉमिक मास को कैलकुलेट इजी वे में कर सकते हैं डबल करके। और ये और अगर आपको नहीं जहाँ पे होते हैं तो वो आपको देंगे एटॉमिक मास पहले से, अगर कैलकुलेट करवाना है तो जो एक्सेप्शन है उसको। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, तो एटम जो होते हैं वो फ्री एग्जिस्टेंस एटम्स का लगभग नहीं होता है, कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं होता है। वो जनरली या तो आयंस के रूप में होगा या मॉलिक्यूल्स के रूप में होगा। तो फ्री स्टेट में आयंस को नहीं पाए जाते हैं, तो एटम्स क्या होंगे, कंबाइन हो जाते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके आयंस बना देंगे, या वो कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इंटरनल। पहला देखो, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है, तो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ C12
आइसोटोप है ना, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 भाग 1 AMU कहलाता है। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। Why is it not possible to sew an atom with a naked eye? Because the size of an atom is very very small, so we cannot see it with the naked eyes. तो एटम की जो साइज है वो इतनी छोटी है कि वो आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। दोनों इंटरनल क्वेश्चंस आपके हो गए। अगला है व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। दो या दो से अधिक एटम्स अगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। एटम्स जो होते हैं, दो एटम्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं और एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे एटम सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। पर अगर सेम एटम होंगे तो जनरली वो सारे क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे। मॉलिक्यूल किसका बनेगा? एलिमेंट का। पर अगर एटम डिफरेंट होते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कंपाउंड का बनेगा। किसका बनेगा? कंपाउंड का। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई सा भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं। जैसे एलिमेंट में अगर आप लेते हैं तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2। इट मीन्स ये दो H एटम से कंबाइन होकर बनता है, एक H और दूसरा H। अगर आप कोई और दूसरा एलिमेंट लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, फॉर्मूला होता है O2। तो O एटम कंबाइन होकर इस मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इसी तरह से आप कंपाउंड में कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे वाटर, फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है और आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्मूला क्या है? CO2, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर आपका एक मॉलिक्यूल बनाती है। तो मॉलिक्यूल जो होता है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सिंपलेस्ट पार्टिकल या सिंपलेस्ट सब्सटेंस है ना, which is formed by the combination of two or more than two atoms, या simplest element or compound which is formed by the combination of two or more than two atoms, that is called an molecule। तो समझ में आ गया आपको? एटम्स अगर सेम होंगे तो वो जो सब्सटेंस बनेगा वो एलिमेंट होगा, और अगर एटम्स डिफरेंट होंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा वो आपका कंपाउंड होगा। और ये आपके एग्जाम्पल है। तो ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल्स का जो होता है चार्ज्ड आयंस में भी हो सकते हैं, चार्ज्ड आयंस के अंदर भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अभी बता दिया तुम्हारे को मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है। फिर एक टर्म और आती है इसके अंदर, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल है और उस सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कहते हैं, है ना। तो एटोमिसिटी का अर्थ समझ में आ गया? द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल दैट आर कॉल्ड एटोमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। एटोमिसिटी के आधार पे अगर आप मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोनोएटोमिक, मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसके अंदर एटम कितना हो? 1। इसका एग्जांपल देना चाहे तो जैसे अगर आप आयरन को देंगे, कॉपर को है, जिंक को है, इन सब के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल एटम वाला ही है ना। इसके अंदर कंबाइनेशन दो या दो से अधिक एटम नहीं है। अगर आप डाई एटोमिक कहेंगे तो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर एटम्स की संख्या कितनी हो? 2। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे H2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे।
तो ये सारे डाई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक लेंगे तो क्या होगा, 3 एटम हो गए। ट्राई एटॉमिक में एटम्स की संख्या कितनी होगी, 3। तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। Al3 है, जैसे फॉस्फोरस है आपका, है ना, एल्यूमिनियम है। फिर टेट्रा एटॉमिक है। टेट्रा एटॉमिक का अर्थ है कि इसके अंदर एटम्स की संख्या कितनी है, 4, जैसे P4 है फॉस्फोरस आपका, है ना। और बाकी के जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक के अंदर क्या होगा, एटम्स की संख्या मोर देन 4, जैसे एसेट है, सल्फर है, या और कोई फॉर्मूला जो कंपाउंड का है उसको भी दे सकते हैं, तो उसके अंदर भी है। तो एलिमेंट्स के अंदर भी है और कंपाउंड के अंदर भी है। इनके अंदर आप मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के अंदर अपन किसका एग्जाम्पल दे रहे थे अभी, एलिमेंट का। इसके अंदर आप कंपाउंड का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो एटोमिसिटी समझ में आ गया। एटोमिसिटी क्या हो गया, द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो अब ये एलिमेंट का हो सकता है या कंपाउंड का भी हो सकता है। तो एलिमेंट का लोगे तो ये एग्जांपल है, कंपाउंड के एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स, जैसे मोनो एटॉमिक एलिमेंट कौन सा होगा, जिसके अंदर केवल सिंगल एटम हो, तो आयरन, कॉपर और जिंक उसके एग्जांपल हो गए। डाई एटॉमिक एलिमेंट कौन सा होता है, जिसके अंदर एटम की संख्या 2 हो, उसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे ट्राई एटॉमिक है तो 3 एटम होंगे, एल्यूमिनियम है। टेट्रा एटॉमिक है तो 4 एटम होंगे, उसका एग्जाम्पल फॉस्फोरस है। और 4 से अगर ज्यादा आते हैं तो उसको अपन पॉली एटॉमिक कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल आपके सल्फर है, जिसके अंदर 8 एटम होते हैं। उसी तरह से आपके कंपाउंड का भी ले सकते हैं, तो कंपाउंड के अंदर भी 2 या 2 से अधिक एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब टेबल 3.4 देखो बुक की। उसके अंदर आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उनका रेशियो दे रखा है, एटॉमिक मास के आधार पे भी और नंबर के आधार पे भी। तो आप उसको निकाल सकते हैं। हाँ, टेबल 3.4 आपकी बुक की देखो, उसके अंदर रेशियो निकाल रखा है। जैसे वाटर है, वाटर वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो ये रेशियो 2:1 बाय नंबर है। बाय मास अगर आपका, तो बाय नंबर भी रेशियो आप निकाल सकते हैं और बाय मास भी आप निकाल सकते हैं। बाय नंबर इसका रेशियो क्या आएगा, 2:1। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। बाय मास अगर आप जाएंगे तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2, और ऑक्सीजन का होता है 1 का 8, 8 का डबल 16, तो 1:8 बाय मास, है ना। अगर अगला एग्जांपल बुक में जो दे रखा है वो है अमोनिया। फॉर्मूला होता है इसका NH3। बाय नंबर जाएंगे तो 1 N एटम और 3 H एटम, इसका मतलब है 1:3। बाय मास जाएंगे तो 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 14। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है, तो 1:3 3, तो 14:3 is the ratio of between nitrogen and hydrogen इन अमोनिया बाय मास। तो मास के अकॉर्डिंग अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो होगा 14:3। CO2 के अंदर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला होता है इसका CO2। बाय नंबर होगा कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो रेशियो हो गया 1:2। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6
6 का डबल 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का डबल 16, एक एटम का, पर एटम कितने हैं 2, तो ये हो जाएंगे 32, इसको आप काट सकते हैं तो 3:8, 4 की टेबल से काटेंगे तो 3:8 रेशियो आएगा, तो 3:8 रेशियो आ जाएगा बाय मास। तो इस तरह से आप जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर बाय मास क्या रेशियो होगा एटम्स का, उसको आप निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, जनरली सारे एटॉमिक मास नंबर्स को आप डबल करके एटॉमिक मास को लिख सकते हैं और उसके आधार पे आप उसके बाय मास रेशियो जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा अभी आज की क्लास का, व्हाट इज एन आयंस। आयंस आयन क्या होता है, एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो। चार्ज कौन सा हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसको अपन आयंस कहते हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल विच हैव चार्ज ऑन इट, दैट इज कॉल्ड एन आयन। तो कोई सा भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या कुछ भी हो, सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, उनके ऊपर अगर चार्ज है तो उस स्पीसीज को अपन आयंस कहते हैं। आयंस टाइप के आधार पे अपन आयंस को चार्ज के आधार पे बांट सकते हैं। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, ये केटायन हो सकता है या ये एनायन हो सकता है। केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव आयन उसको केटायन कहते हैं, और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे, पॉजिटिव आयन कब बनेगा, मतलब केटायन कब बनेगा, और नेगेटिव आयन एनायन कब बनेगा। तो केटायन जनरली बनते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई मेटल, जनरली मेटल ही लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करते हैं, या कोई स्पीसीज मान सकते हैं, कोई सा भी एटम लो आप, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो केटायन हो जाएगा, मतलब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम पड़ चुकी है। अब आपको इसको दोनों तरह से समझ सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे Na, अपन जानते हैं कि Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है। एटॉमिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव एटॉमिक मास के बराबर होती है। इट मीन्स अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी, दोनों 11 होगी। पर अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं, लूज करने का मतलब होता है बाहर निकलते हैं, तो प्रोटॉन तो रह जाएंगे 11, पर इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, आउट, 1 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, तो किसके कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास, 10। तो इस सोडियम के पास एक्स्ट्रा, देखो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस सोडियम के पास, जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, उसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, उसी को आप उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एक Na+1, ये है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस Na के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इस स्पीसीज में बराबर नहीं है और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। जितने प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी उतना उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसको उल्टे तरीके से भी ले सकते हैं, पर ये एक, वापस एक और एग्जांपल देख लो। जैसे अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या तो रह जाएगी 12, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाएगी केवल 10। एक्स्ट्रा प्रोटॉन कितने रहे, 2,
उसको आपको इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो Mg के ऊपर +2 चार्ज आएगा, मतलब +2 चार्ज। ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। इसको आप केमिकली इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे Na है, Na का 11 है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो प्लस आयन बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन आउट निकल जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया क्यों, तो उसके लिए आपको ऑक्टेट रूल पढ़ना पड़ेगा। कौन सा रूल पढ़ना पड़ेगा? ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एनी स्पीसीज या एटम विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, दे आर स्टेबल इन नेचर। मतलब आउटरमोस्ट सेल क्या होती है? जैसे इसके अंदर आपकी 3 सेल्स है, ये अंदर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है। तो जो आउटरमोस्ट सेल है वो ये आपकी 1 वाली है। तो इस आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो अनस्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले नियोन, एटॉमिक नंबर 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ये अपने आप में स्टेबल है, तो ये लूज और गेन नहीं करेगा, ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, तो नियोन अपने आप में स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो अपने आप में स्टेबल है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन कुछ भी नहीं बनाएगा। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में जैसे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब आउटरमोस्ट सेल में एक, इसको नीचे लिख सकते हो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। और यहां चार्ज आएगा +1, यहां चार्ज आएगा +2 और यहां चार्ज आएगा +3। इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सोडियम है तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम ले लोगे तो इसके एग्जांपल आ गया सोडियम, इसका एग्जांपल क्या आ गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 और 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? Mg+2। 3 वाले में लेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? जिसका जैसे एल्यूमिनियम है 13। तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का क्या होता है? 2 8 और 2। सिमिलरली ये सब ऐसे ही चलेंगे, और Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8। तो आउटरमोस्ट सेल में 8 आ गया, किसकी वजह से? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। तो ये आयंस कौन सा बनाएगा? Mg+2। ये आयंस बनाएगा Na+1, ये बनाएगा Na+Mg+2 और ये बनाएगा Al3+, है ना। तो 11 12 और 13, तो 1 2 और 3 अगर आउटरमोस्ट सेल में आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और जितने आउटरमोस्ट सेल में है 1 है तो वो चार्ज कितना आएगा? 1। अगर आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना आएगा? 2। और आउटरमोस्ट सेल में 3 है तो चार्ज कितना आएगा? 3। तो ये सारे आपके केटायन है ना, और इन सब के ऊपर प्लस चार्ज आता है। क्यों आता है वो समझ में आ गया? बोले आप ऐसे समझे या ऐसे समझे, कैसे भी समझे। ऑक्टेट रूल से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आप समझना चाहते हैं तो वो ऐसे समझ सकते हैं। तो जितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन आएंगे उतना उसके ऊपर चार्ज आएगा। जैसे Mg वाला है तो 12 और ये इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा है प्रोटॉन का? 2। तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। भले आप ऑक्टेट से समझे या ऐसे समझे, दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं एनायन पे। एनायन कब बनेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो एनायन बनते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल आपसे ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 7। तो आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं?
7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में चाहिए कितने, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, पर कितने हैं, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, 1। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 8, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। 8 इलेक्ट्रॉन आए किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से। और जब जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतना इसके ऊपर चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से समझना चाहे तब भी वो की वही बात है। क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो 17 एटॉमिक नंबर, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 17। प्रोटॉन कितना हुआ, 17। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, 17, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव चार्ज, पर कितना, 1, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1। वैसे भी आप समझ सकते हैं, पर आपको उसमें ये पता नहीं चलेगा ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, क्योंकि वो आपको आइडिया उससे नहीं लगेगा। ऑक्टेट रूल से आपको ये आइडिया पूरा हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन कितने करने हैं, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, तो वो भी आप पता लगा सकते हैं। इस आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है आउटर मोस्ट सेल में, अगर वो 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 3, और उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, जैसे तो -3 आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो क्लोरीन हो सकता है ना, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना, और फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, है ना। तो फास्फोरस का कितना होता है, 2, 8, 5, 15, है ना, फास्फोरस। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, फास्फोरस, फास्फोरस के अंदर तो चार्ज आ जाएगा P-3। सल्फर ले सकते हैं या ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2, और क्लोरीन ले सकते हो तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा चार्ज -1। इसको 1 बाय 1 आप समझ भी सकते हैं वापस, कैसे, जैसे अगर आप फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस ले लो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने और चाहिए, 3 और, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेगा, और ये बनाएगा P3 माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 8। तो 2, 8 और 16, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैटायन और एनायन बनते हैं। आज तक के लिए काफी है, कल अपन अगला टॉपिक लेंगे, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, ठीक है।